चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करिए, आज लिखिए नहीं क्योंकि लेंदी है ना। पूरा पढ़ा देता हूँ, पीडीएफ आपके भेज दूंगा। हैं हैं आज आखिरी क्लास है, लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत। हाँ तो फिर टाइम लगेगा। 2.25 घंटे लग जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, चल चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में साउंड वेव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और साउंड वेव का फार्मूला भी देख लिया था, ठीक है। तो चलिए साउंड वेव का फार्मूला एक बार लिखते हैं। साउंड वेव की स्पीड का फार्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p डिवाइड बाई रो, या फिर p डिवाइड बाई रो की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? p डिवाइड बाई रो की जगह आर टी बाई एम। एम क्या है? मोलर मास। यहां तक हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या चीज है। ये v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ना, स्पीड ऑफ साउंड। ये लैप्लास ने दिया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक चीज, ये स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं डिपेंड करती है। समझ आ रही ना बात? डिपेंडेंसी देखेंगे। तो सबसे पहले यहां से देखो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अंडर रूट टी ना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अंडर रूट टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के वेलोसिटी ना। अब एक चीज और आती है, चलिए टेम्परेचर की डिपेंडेंसी तो देख लिया, तो क्या वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के भी है? ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। प्रेशर पे स्पीड डिपेंड नहीं करती। साउंड की जो स्पीड होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। यहां पे मैं समझा देता हूं। अगर कल आपको पढ़ाया था एक फार्मूला, रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ये फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है। रो को इधर ले जाइए, रो को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? P बाई रो, और इधर क्या हो जाएगा? आर टी बाई एम, आर टी बाई एम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? रो को इधर लेके चले गए और आर टी और एम को इधर लेके चले गए, तो कितना हो जाएगा? P बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। अब आप मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को क्या कर दूं? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो ये टर्म नहीं चेंज हो सकता। अगर प्रेशर 2 गुना बढ़ेगा तो डेंसिटी भी 2 गुना बढ़नी पड़ेगी, ताकि इक्वल टू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर और प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो P डिवाइड बाई रो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और P डिवाइड बाई रो अगर कांस्टेंट रहेगा तो कैसे रह सकता है? अगर प्रेशर 2 गुना बढ़ेगा तो डेंसिटी भी 2 गुना बढ़ेगी। समझ आए? तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। हाँ, एक चीज आप कह सकते हो, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होगा। डेंसिटी किससे बनी हुई है बताइए? पी एम अपॉन आर टी। चलिए प्रेशर नहीं चाहिए, मान लेते हैं प्रेशर को छोड़ दीजिए, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ना। अगर आप देखोगे मोलर मास अगर छोटा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? छोटी। और अगर डेंसिटी छोटी हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी।
तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही? और कैसा रिलेशन है डेंसिटी के साथ, अभी इस पे एक क्वेश्चन करा दूंगा डेंसिटी पे। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। डेंसिटी के साथ स्पीड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रूट, उल्टा ना। अरे ऐसे कह सकते हो ना। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगी? इसको कर लीजिए। एक बात क्लैरिफाई मैं कर देता हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर की वजह से जो डेंसिटी चेंज होगी ना, अगर प्रेशर 2 गुना होगा तो डेंसिटी भी 2 गुना रहेगी, ताकि इसका रेशियो क्या रहे? कांस्टेंट। लेकिन डेंसिटी और भी रीजन से चेंज हो सकती है, सिर्फ प्रेशर रीजन नहीं है। मोलर मास की भी वजह से हो सकती है, और किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से हो सकती है। समझ आ रही ना बात? तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी स्पीड, ये चीज ध्यान रखिए। किस पे नहीं करता। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए कौन सा सही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स ऑन। वेलोसिटी ऑफ साउंड का बेसिक फार्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट इलेस्टिसिटी कोएफिशिएंट डिवाइड बाई क्या था? रो। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि नहीं, ऑप्शन बी ना। कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला बताइए। असर्शन रीजन है द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात अभी मैंने बताई है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। रीजन क्या है इसका? ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अभी लाइन लिखा था, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये भी बात क्या है? सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा सही हो जाए? बी वाला सही हो जाए। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मतलब स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, रीजन सही नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी रीजन सही है। ठीक है, आपको फील आ रहा है ना रीजन क्यों मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है रीजन का? हेडिंग डालिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। सुनिएगा ध्यान से। साउंड वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला वही है जो इंटेंसिटी हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ी, सेम फार्मूला। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यही पढ़ा था। समझ आ रही ना भाई? अगर इसको चाहते हो ओमेगा को ओपन कर लो तो रो वी ए स्क्वायर ओमेगा कितने के बराबर? 2 पाई एफ ना। तो यहाँ पे 2 पाई एफ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2
पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और कितना हो जाएगा रो वी, इतना हो जाएगा। समझ आ रहा? इंटेंसिटी का फार्मूला वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। साउंड वेव के लिए भी वही है जो इसके लिए था, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ये फार्मूला आता कहाँ से है? ये मैंने बताया था, I इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एरिया। और एरिया जानते हैं किसका होता है? एरिया किसका होता है? अच्छा, वेव जब निकलती है, अगर हाइजन की बात माने तो वेव अगर किसी सोर्स से निकल रही है तो उसका क्या बनता है? वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है? वेव फ्रंट। अगर सोर्स पॉइंट है, पॉइंट सोर्स है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। और अगर सोर्स लाइन सोर्स है, ट्यूब लाइट जैसा, तो इसका क्या ऐसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो ये तो आप जानते हो ना। तो एरिया ऑफ क्या होगा? वेव फ्रंट। एरिया ऑफ वेव फ्रंट यहां से आता है। समझ आ रही ना? और एक फार्मूला और बताता हूं, एक मिनट। ये तो है जनरल फार्मूला, जैसे आपने वेलोसिटी का पढ़ा था, चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे जैसी वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी भी तरह की वेव हो, v इज इक्वल टू लेमडा एफ सबके लिए सही था ना। ऐसे ही ये वाला जो है ना इंटेंसिटी वाला फार्मूला, ये सब तरह की वेव के लिए। क्या इसका स्पेशल कोई फार्मूला होता है? किसका? साउंड वेव का। तो एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू रो वी। अच्छा, पी नॉट आपको याद है, कल पढ़ाया था साउंड वेव में, एक्सेस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो वाला पी नॉट है, और रो क्या है? डेंसिटी है, और वी क्या है? स्पीड। समझ आ रहे? तो ये एक फार्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए आप। ये स्पेशली किसके लिए है? ये पी नॉट क्या है? एक्सेस प्रेशर। और मैंने ये भी बताया था, एम्पलीट्यूड होता है प्रेशर का, ये ना एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, रो के बारे में लिख लीजिए। रो क्या है? डेंसिटी किसकी? जिस मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, डेंसिटी। और वी क्या है? साउंड स्पीड। चलिए एक बात समझते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन करा, मतलब ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आपको ऑलरेडी मॉडर्न में पढ़ाया था। इंटेंसिटी अगर आपके पास पॉइंट सोर्स हो, कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की बात करें। अच्छा, पॉइंट सोर्स के लिए एक बात बताइए, ये पॉइंट सोर्स है, मान लेते हैं साउंड सोर्स है या लाइट सोर्स है, जो भी है, ठीक है। इससे वेव निकलेंगी चारों तरफ ना, ना इसके क्या होंगे थोड़ा सा बताइएगा। वेव फ्रंट होगा ना। वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर डिवाइड बाई एरिया। और एरिया किसका होता है? वेव फ्रंट का। तो एरिया क्या हो रहा है? सोर्स से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे सोर्स से दूर जाओगे इंटेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का फार्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बताया था किसके लिए? पॉइंट सोर्स हो गया। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स हो, सिलेंड्रिकल सोर्स, सिलेंड्रिकल सोर्स, अगर सिलेंड्रिकल सोर्स होगा तो I इज इक्वल टू क्या होता है? पावर डिवाइड बाई वेव फ्रंट का एरिया। अगर लाइन सोर्स होगा, यहां पे पिक्चर बना देता हूं मैं, अगर लाइन सोर्स होगा तो इसका वेव फ्रंट जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल ना। और जैसे जैसे मतलब दूरी बढ़ाओगे वेव फ्रंट की साइज क्या होगी ना। ये वेव फ्रंट है, ये क्या है? वेव फ्रंट है।
ये वाली चीज क्या है आपका, ये वाली चीज सोर्स है, ये क्या है सोर्स। अगर लाइन सोर्स होता है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। तो एरिया बढ़ रहा है ना, जैसे ये जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे वेव फ्रंट का एरिया क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ऐसे इसका भी क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। अच्छा, इसके एरिया का, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है ना। एल क्या है, लेंथ है। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। ये सिलेंड्रिकल के लिए और ये किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। जब वेव फ्रंट स्फेरिकल हो और ये वेव फ्रंट जब सिलेंड्रिकल। अब यहां तक हो जाने के बाद एक चीज और समझिए, अगर सोर्स इंफिनिटी पे हो, सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी, अगर आपका सोर्स इंफिनिटी पे हो तो आप तक मान लेते हैं सन है, तो आप तक लाइट जब आती है ना तो लगभग कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। लगभग कैसी हो जाती है, पैरेलल। अगर लगभग पैरेलल हो जाती है तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसे होगा ना, प्लेन टाइप। कैसा होगा, ऐसे लाइट आएगी तो कैसा बनेगा, प्लेन टाइप। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में देखो आप, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एरिया क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसमें भी एरिया क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन प्लेन वाले में एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर एरिया कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, पावर डिवाइड बाई एरिया। समझ रहे हैं ना। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, मतलब पॉइंट सोर्स हो तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। और अगर लाइन सोर्स हो तब भी क्या होती है, डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। लेकिन अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तब एरिया कांस्टेंट रहता है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। हो गया। हाँ, पावर डिवाइड बाई एरिया होता है। एरिया चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी चेंज होती थी, वेव फ्रंट का एरिया है ना। इस बार वेव फ्रंट का एरिया लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा यहां से देखिए, इस पेज से इस वाले पेज से इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड के। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस वाले पेज पे आकर के ये बात कह सकते हो ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ना। और यहां भी कह सकते हो, है समझ आ रहे ना। तो अगर एक चीज आप बताओ, अगर ये एक्सेस प्रेशर से रिलेशन निकालोगे तो एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा, रूट। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, साउंड वेव के लिए। समझ आ रही ना बात, नहीं समझ आई बात। ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए है, साउंड वेव के लिए। ये स्पेशली किसके लिए है फार्मूला, और ये क्या है, हर तरह की वेव के लिए। समझ आ रही ना बात। साउंड वेव में प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो ना। इसलिए मैंने रिलेट कर दिया दोनों को। यहां तक तो आप पढ़ चुके थे मॉडर्न में, समझ आ रहे ना। ये स्पेशली किसके लिए, साउंड वेव के लिए। समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, इस वाले फार्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले पे देखो, इस वाले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ आ रही ना बात। पहले इस पे करेंगे और फिर उसके बाद जानते हैं, इस पे करने के बाद इंटेंसिटी का ये जो दो फार्मूला पढ़ा है, इसके लिए पॉइंट सोर्स के लिए और सिलेंड्रिकल मतलब पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स के लिए। ये सिलेंड्रिकल सोर्स नहीं रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, लाइन सोर्स।
वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा ना, लाइन सोर्स है कि नहीं? वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, सोर्स कैसा होगा? लाइन सोर्स। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ उतना कह सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल and the frequency reduces to one fourth, the intensity of sound at the point will be। कौन सा सही होगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पाई वो 2 पाई स्क्वायर और क्या है? एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और क्या है? रो वी, यही है ना? तो आप क्या कह सकते हो? कौन कौन सी चीज? फ्रीक्वेंसी और क्या चीज? इन फ्रीक्वेंसी, if the amplitude of the sound is double, amplitude और क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। इन दो चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कैसी ले ली जाएगी? कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू के एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ना, पहले केस में। दूसरे केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई डैश के फ्रीक्वेंसी को क्या किया है? रिड्यूसेस टू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? f/4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है? डबल, तो कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर। कौन सा सही होगा बताइए? कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। क्लियर? दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लेना है ना। कर ले जाओगे ना, के से के कट जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आई डैश निकाल देना है। आई डैश जो आएगी वो कितना आएगी? I/4 आएगी। ठीक, अगला देखिएगा। ये वाला देखिए, कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। एमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। 2 points P and Q are at a distance of 2 मीटर and 3 मीटर। दो पॉइंट्स हैं, कितने कितने दूरी पे? 2 मीटर और 3 मीटर पे, P और Q रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एट P and Q। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अगर पॉइंट सोर्स हो, आई स्क्वायर के। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना। तो अगर इसको रेशियो में लिखोगे, I1 डिवाइड बाई I2, के तो कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर ना। R2 कितना दिया हुआ है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 आंसर हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अच्छा एक और बता दीजिए, अगर ये लाइन सोर्स होता तब तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता, तो ये स्क्वायर ना होता, 3/2 आंसर हो जाता। तो साथ में वो भी निपट गया। ठीक, चलो अब पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, ठीक है। ऑर्गन पाइप, ठीक। ऑर्गन पाइप क्या होती है? अब आप सोचोगे जो भी ऑर्गन से बचता है वही ऑर्गन पाइप होता है,
ठीक है। स, समझ रहे हो? हाँ सच में उसी को बोलते हैं। ठीक है, ढोल को नहीं, ढोल तो हाथ से बजती है कि नहीं, तो वो आर्गन नहीं होगा। तो इसमें दो केसेस पढ़ने हैं। हाँ हाँ समझ गया मैं। वो बचपने में हम बजाते थे। ठीक है, आर्गन पाइप दो केस पढ़ना है, एक ओपन और एक क्लोज। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप। ठीक है, ओपन आर्गन पाइप। चलो देखते हैं, इसमें दोनों एंड ओपन होगा। दोनों एंड कैसा होगा? ओपन होगा। तो बना लेते हैं, एक, दो और तीन। एक बात बताऊं मैं, अभी आप देखिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं ना, मतलब रिलेट करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपन एंड पे मैंने क्या बताया था आपसे, क्या बनता है? अगर आपको याद हो, अगर दोनों स्ट्रिंग का एंड बधा होता था तो दोनों जगह पे क्या बनता था? नोड। तो ऐसे ही ये दोनों एंड क्या है? ओपन है, तो दोनों जगह क्या बनेगा? एंटी नोड। क्या बनेगा? एंटी नोड। बधे हुए पे नोड बनता था, खुले हुए पे क्या बनेगा? एंटी नोड। और एक बात और है, एंटी नोड बनेगा यहाँ पे दोनों जगह पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड है। प्रेशर वेव दो तरह की होती है ना, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का ये एंटी नोड है ओपन वाला, तो प्रेशर का क्या है? प्रेशर वेव का नोड होगा। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होता है? पाई/2 का, पाई/2 का होता है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे तो क्या बनेगा? एंटी नोड। और यहां भी क्या बनेगा? एंटी नोड। ये दोनों एंड पे क्या बनेगा? एंटी नोड। और यहां पे क्या होगा? नोड। और यहां पे एंटी नोड। और यहां पे क्या होगा? एंटी नोड ना। अच्छा, यहां पे दोनों एंड पे क्या बनेगा? एंटी नोड। ठीक, है क्या? ये पाइप है एक, ठीक है, और उसके अंदर ये स्टैंडिंग वेव बन रही है। क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव। ग्रीन कलर की पाइप है, और ये कौन सी वेव है? स्टैंडिंग वेव। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पाइप की लेंथ मान लेते हैं कितना है? एल। कितना है? एल। अच्छा, एक बात बताना, बताना हमें, ये क्या चीज है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। एंटी नोड और नोड के बीच की लेंथ कितना होती है? λ/4। और यहां से यहां तक λ/4। तो λ/4, λ/4 कितना हो जाएगा? 2λ/4। तो L इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 2λ/4। कितने के बराबर आ जाएगा? λ/2 के बराबर ना, λ/2 के बराबर। अब अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये वाला फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू एफ। ये सब तरह की वेव के लिए एप्लीकेबल है ना। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आएगी? F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/लेमडा। अच्छा, लेमडा की जगह पे कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? लेमडा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2L। देखिए वही वाला आ गया कि नहीं? क्लोज एंड वाला ना। तो दोनों एंड पे ओपन, ये वायर के जैसा है, दोनों एंड क्लोज। तो आप कैसे याद रखोगे? सिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल मतलब दोनों एंड एक जैसे हो, दोनों एंड बधे हो या दोनों एंड खुले हो, फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। समझ? अब एक फर्क है, जानते हैं पिछले वाले से? उसमें कौन सी वेव होती थी स्ट्रिंग में? ट्रांसवर्स। इसमें कौन सी है? उसमें वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता था? √T/μ होता था। इसमें जो फार्मूला होता है वो गामा P/ρ, या फिर क्या होता है? गामा RT/m होता है। तो आप दोनों में से कोई एक यूज करके फार्मूला बना सकते। समझा? इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल टोन या
फंडामेंटल टोन, या फिर क्या बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक ना। अगला देखिएगा, इसमें ये लेंथ कितने के बराबर है, एल के बराबर ना। अच्छा ईमानदारी से बताइए ये कितने लेमडा के बराबर होगी, देखना ध्यान से, ये एंटी नोड, ये नोड ना, ये क्या है, एंटी नोड, और ये क्या है, नोड, और यहां पे क्या है, एंटी नोड। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एंटी नोड और नोड के बीच कितना होगा, लेमडा बाई 4, और ये कितना होगा, लेमडा बाई 4, तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, और ये पूरा कितने के बराबर होगा, लेमडा बाई 2। तो ये दोनों मिल करके कितने के बराबर, लेमडा बाई 2, और ये अकेला नोड और नोड के बीच का कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 लेमडा बाई 2। कोई दिक्कत, कट नहीं करना है। अच्छा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई लेमडा। लेमडा की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l बाई 2 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए, ऊपर, ये कितने के बराबर है, 2, और ये फंडामेंटल के बराबर है, इसको क्या बोल देंगे, F1, तो 2 टाइम्स F1 के बराबर है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, सेकंड हार्मोनिक। क्या कहलाएगी, सेकंड हार्मोनिक, या फिर दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम याद है, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद जो होता है उसे ओवरटोन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन ना। ऐसे इसका बता दीजिए कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर है, एल के बराबर ना, एल के बराबर। तो ये कितने, थोड़ा जवाब दीजिएगा हमें, ये कितने के बराबर होगा। अच्छा ये बताओ, ये एंटी नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, और ये एंटी नोड ना, नोड और एंटी नोड, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, और ये लेमडा बाई 2 और ये लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, लेमडा की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा ना। अच्छा गड़बड़, 2 लेमडा बाई वी बाई कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा, 2l बाई 3, ऊपर लिख लेंगे, ये कितने के बराबर, 3 टाइम्स F1, ये कितना होगा, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। एकदम कैसा है, दोनों एंड पे अगर स्ट्रिंग बधी हो, सेम फार्मूला है, बस यहां पे वेलोसिटी का फार्मूला अलग होता है, ये साउंड वेव। हाँ एंड पे सिमेट्रिकल है तो कैसा होगा, v बाई 2l, और नॉन सिमेट्रिकल है v बाई 4l। बस इस तरह से याद रख सकते हैं। बस उसमें जब स्ट्रिंग की बात होगी तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट टेंशन बाई म्यू, और अगर स्ट्रिंग को छोड़ करके साउंड वेव की बात है तो, ऑर्गन पाइप की बात है तो v इज इक्वल टू गामा p बाई रो या गामा RT बाई। क्लियर रहेगा ना। चलो सिमेट्रिकल एंड या तो दोनों क्लोज हो या तो दोनों ओपन हो, तो फार्मूला क्या होगा, v बाई 2l। समझ गए ना। सिमेट्रिकल मतलब दोनों एंड पे बधा हो, रस्सी वाली बात कर रहा हूं मैं, रस्सी वाले में दोनों एंड क्या होता था, बधा, इसमें दोनों एंड क्या है, ओपन। दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है, सेम। तो सिमेट्रिकल एंड मतलब दोनों एंड की कहानी कैसी हो, सेम हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, v बाई 2l। चलो अब अगला देखते हैं, इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला इसका होगा Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1। यहां पे n क्या है, हार्मोनिक,
ना। जितना हार्मोनिक होगा उतने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना। समझ आ रहे ना? यहां तक हो गया, एन हार्मोनिक है। अच्छा, ओवरटोन कितना होगा? एन माइनस वन। ये क्या होगा? ओवरटोन्स। अगर ओवरटोन थर्ड होगा तो हार्मोनिक फोर्थ होगा। ओवरटोन एक हार्मोनिक से क्या होता है? कम होता है। हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गन पाइप? वन एंड क्या हो? क्लोज्ड है। फार्मूला, हाँ उसकी जरूरत नहीं है, ये पढ़ लेना फिगर से, ठीक है कितने। चलो अब देखो यहां पे क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या चीज? ओपन ऑर्गन पाइप। वो ओपन तो हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ना। क्लोज मतलब यहां पे दोनों एंड क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब एक एंड क्लोज है। यहां पे लिख देता हूं, वन एंड क्लोज्ड ना। चलो ये पहले पिक्चर बना देते हैं। एक, दो, तीन, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्टैंडिंग वेव कैसी बनेगी? इस तरह से। अच्छा, एंड पे क्या होगा? क्लोज वाले पे नोड, और यहां पे क्या होगा? एंटी नोड। ये ऐसे बनेगी, समझ आ रही? इस तरह से। अच्छा, ये क्या होगा? स्टैंडिंग वेव वाइब्रेट करती है, तो अगर चाहो तो आप दूसरा कलर यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब तो इतना समझ ही गए हो ना। एक ही पार्ट होता है वेव का, ये तो मैं बता चुका हूं। ये हो गया। इसमें क्या होगा? यहां पे क्या बनेगा? नोड, और यहां पे ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा यहां पे एंटी नोड, यहां पे नोड, ठीक है। यहां पे एंटी नोड, यहां पे एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड ना। अब इसको करते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ कितने के बराबर? एल के बराबर। अच्छा, एक एंटी नोड और नोड के बीच का कितना होता है? लेमडा बाई फोर होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई लेमडा। लेमडा की जगह पे रखो तो कितना हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा? 4L। ये F1 हो गया। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक ना। चलो इसमें आ जाते हैं। इसकी लेंथ कितना है? एल। एल कितने के बराबर है? एल पढ़ो, ये लेमडा बाई फोर हो जाएगा। लेमडा बाई फोर एंटी नोड और नोड के बीच में, फिर लेमडा बाई फोर, फिर लेमडा बाई फोर, कितना है? 3 लेमडा बाई फोर। 3 लेमडा बाई फोर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई लेमडा। लेमडा की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ से? 4L। 4L बाई 3 लिखने से बेहतर ऊपर लिख लीजिए। ये कितने के बराबर है? F1 के बराबर ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ F1। ये क्या कहलाएगा? F3 कहलाएगा ना। F3 कहलाएगा। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। कौन सा है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, इसको एक नाम से और बुला सकते हैं। फंडामेंटल टोन के बाद जो टोन होती है वो क्या होती है? ओवर टोन। तो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवर टोन।
ना। इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा, ये कितने के बराबर है, एल के बराबर, और एल कितने के बराबर आएगा, ये देखो लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, 3 4 5, 5 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई लेमडा, वी लेमडा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 4l बाई 5, 4l बाई 5 लिखने से बेहतर यहां लिख लो, ये कितने के बराबर है, F1 के 5 टाइम्स F1, ये क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। और जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा वो कौन सा ओवरटोन होगा, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन ना। कर लीजिए, फिर जनरल फार्मूला लिखेंगे इसका, हो गया विपिन, हो गया, चलो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ना। सबसे पहले ये दो फार्मूले लिखेंगे, एक फ्रीक्वेंसी के लिए लिखेंगे 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, और एक लेंथ के लिए, लेंथ इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 ना। यहाँ पे n क्या है, ओवरटोन, n क्या है, ओवरटोन। देखिएगा ध्यान से, n क्या है, ओवरटोन। अगर n ओवरटोन है, अगर n की वैल्यू 0 ले लूं तो ओवरटोन कहां से शुरू होता है, फंडामेंटल के बाद, तो 0 मतलब फंडामेंटल, n की वैल्यू 0 लो, तो 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा f, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये कितना बचेगा, n की वैल्यू 0 लोगे तो लेमडा बाई 4, तो l बराबर थी किसके, लेमडा बाई 4 के। अगर आपको ना यकीन हो पिक्चर में देख लीजिए, l बराबर है किसके, लेमडा बाई 4 के, और f किसके बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा। अब देखो फर्स्ट ओवरटोन लोगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1, ये n जो है क्या है, ओवरटोन, n अगर ओवरटोन है 1 लोगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, और लेंथ कितने के बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 4। ना यकीन हो इसमें देख लीजिए, देखिए 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल और कितना है लेंथ, 3 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 4। समझ गए ना, ये फार्मूला आपको याद रहे। ऐसे n की n क्या है, ओवरटोन, तो पिछले वाले में क्या होता था, n क्या होता था, हार्मोनिक, इसमें n मतलब ओवरटोन। कर लीजिए ये फार्मूला, हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, अरे मजा आएगी। ये देखिए, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन आर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप is equal to third harmonic in closed organ pipe, third harmonic in closed organ pipe, ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये ओपन लिख लो, एफ ओपन, फंडामेंटल बराबर है किसके, क्लोज आर्गन पाइप की थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मतलब आप समझ रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ एफ क्लोज्ड ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब देखिए, ये अगर ऐसा है तो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज, लेंथ पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहां पे क्या होगा बताइए, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन ऑर्गन पाइप की, v बाई 2l, l कौन सा, ओपन ना, लेंथ सेम नहीं है, इक्वल टू ये 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, v बाई कितना हो जाएगा, v बाई 4, l क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ना। अब इसमें स्पीड दोनों क्या है, कुछ जिक्र नहीं है तो क्या मान लेंगे, सेम है, दोनों में स्पीड क्या है वेव की, सेम है। अब देखिए क्या कट रहा है, 2 से 2,
कैंसिल। आपसे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप एल नॉट, तो इसको उधर ले जाइए। एल नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एल क्लोज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। एल क्लोज कितना दिया हुआ है, 20/3, कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 13 पॉइंट ना, 40 डिवाइड बाई 3 लगभग कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट। आंसर हो गया। एक इंड क्लोज है। अच्छा, आर्गन पाइप कौन सी है, कौन सी आर्गन पाइप का क्वेश्चन है। वन एंड क्या है, वन एंड ओपन एंड अदर एंड क्लोज्ड। नहीं, ऊपर ये हटा दो, ठीक है। अदर एंड आर क्लोज्ड, आर 20 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। देखो, दो नियरेस्ट हार्मोनिक ना, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, जनरल, एफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ना। अगर एक इंड क्लोज है तो फार्मूला क्या होता है, एन वी बाई 4L, यही होता है ना। अब देखो, दो केसेस हैं ना, एक मिनट, दो केसेस हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक में क्या हो जाएगा, N1 हार्मोनिक V बाई 4L, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F1 ना, और दूसरे में क्या हो जाएगा, N2 V डिवाइड बाई 4L, और ये क्या हो जाएगा, F2। पहले में फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है, 220 ना, और दूसरे में कितना दी हुई है, 260 ना, यही दिया हुआ है ना। अच्छा, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करिए तो क्या कट जाएगा, V बाई 4L, V बाई 4L, और क्या कट जाएगा, 0, कितना कट जाएगा, 11, और कितना हो जाएगा, 13। तो N1 बाई N2 कितना आ जाएगा, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 11 और 13। मतलब पहला हार्मोनिक कौन सा है, 11, और दूसरा हार्मोनिक कौन सा है, 13 ना। अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक बात बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना, चाहे इस वाली इक्वेशन को यूज कर दो चाहे इस वाली इक्वेशन को, N1 कितना आएगा, 11 आएगा। ये आया ना N1 और N2 का रेशियो, हाँ, N इज इक्वल टू 11 आएगा, सही है। N1 इज इक्वल टू, दो हार्मोनिक है, 11, N2 इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। N1 N2 आ गया, आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो चाहे इसको यूज कर दीजिए चाहे इसको यूज कर दीजिए। तो ये कितने के बराबर, N1 V बाई 4L बराबर है किसके, किसके बराबर है, 11 नहीं, ये पूरा अभी कट नहीं किया कर रहे हो ना, कितने के बराबर, N1 V बाई 4L कितने के बराबर, 220 ना, यही है ना इक्वेशन, ये पहली वाली। अगर ये इतने के बराबर है तो आप ये बताइए V बाई 4L क्या है, बताइए, फंडामेंटल ना, 220 डिवाइड बाई N1, N1 कितना है, 11, कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगी, 20 हर्ट्ज। ये पूरी इक्वेशन, ये तो कट करने के बाद 11 आया है, समझ आ रही, गलती मत करिए। हाँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वाला, ए क्लोज आर्गन पाइप, ए क्लोज आर्गन पाइप हैज लेंथ कितना, L, the air in it is vibrating in third overtone। एयर की कौन से ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, थर्ड ओवरटोन।
ठीक है, थर्ड ओवरटोन। आर्गन पाइप कौन सी है? क्लोज्ड। थर्ड ओवरटोन, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? ए, फाइंड द एम्पलीट्यूड at the distance L by 14 from the closed end of the organ pipe। ये ध्यान से सुनिएगा, ये नया क्वेश्चन है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज्ड ऑर्गन। कह रहा है इसके क्लोज एंड से इसकी पूरी लेंथ कितना है? L है। कह रहा है L by 14 डिस्टेंस पे, कितने पे? L by 14th डिस्टेंस पे आप ये बताइए स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? समझ आ रहा? उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जब ऐसा कैलकुलेट करना हो। अच्छा, ये डाटा कहां से दिया हुआ है? ये कहां से दिया हुआ है? क्लोज से दिया हुआ है ना, L by 14। तो अगर क्लोज से दिया हुआ है तो एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्लोज से जो होगा, एम्पलीट्यूड निकालने का, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला जो होगा वो 2a cos kx होगा ना, सॉरी sin kx होगा। क्या होगा? sin kx होगा। समझ आ रही है? और अगर ओपन एंड से ये डाटा दिया होता तब जानते हैं एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता? 2a cos kx होता। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने, मैंने आपको बताया था ओपन पे क्या बनता है? एंटी नोड। क्या बनता है? एंटी नोड। तो कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है? एक्सट्रीम से। और ये साइन मतलब कहां पे? नोड। याद रह जाएगा ना तरीका, यहां से आप याद रख सकते हो। तो अब इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड निकालने में। आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है तो यहां से एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a और कितना हो जाएगा? sin kx। k कितने के बराबर होता है? k कितने के बराबर? 2 पाई बाई लेमडा। और x कितना दिया हुआ है? ये x ही तो है, क्लोज इन से L बाई कितना है? 14। अच्छा, इसकी लेंथ निकालना है। कौन सा ओवरटोन है बताइए? थर्ड ओवरटोन। तो लेंथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4। तो कितना है? थर्ड ओवरटोन ना, तो कितना हो जाएगा? 7 लेमडा बाई 4। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए? 2a साइन, और ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 पाई बाई लेमडा, और L की वैल्यू कितना हो जाएगी? L कितने के बराबर? 7 लेमडा बाई 4 इंटू 14। अच्छा, 7 2 जा कितना होगा? 7 2 जा 14, 14 से 14 कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, कितना बचेगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको याद हो, एक मिनट सुनना, स्टैंडिंग वेव में ये जो 2a है ना, मैंने बताया था ये 2a पूरा एम्पलीट्यूड होता है। a और a मिल करके, दो वेव मिल करके स्टैंडिंग वेव बनाती है ना, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा? a और a। तो a और a मिला करके 2a किसका एम्पलीट्यूड है? स्टैंडिंग वेव। तो ये 2a पूरा क्या है? एम्पलीट्यूड किसका? स्टैंडिंग वेव। और ये कितना बचा है? sin 45। sin 45 की वैल्यू कितना होती है? √2। बस आंसर आ गया एम्पलीट्यूड। समझ आ रही ना भाई? क्लियर है? एक ये मैं ज्यादा घुस के करा दिया क्वेश्चन। एक मिनट, जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसको मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे L/7 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? L/7 दिया हुआ। अब देखिए ये कितना आसान है सॉल्व करना। L/7, ध्यान से सुनना मेरी बात को। L/7 सबसे पहले ये निकाल लिए हो आप, थर्ड ओवरटोन है ना, तो लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू, इस फार्मूले से कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L बाई, अच्छा जहां पे L/7 है ना,
वहां पे डिस्टेंस कितना है एंड से, λ/4। और λ/4 किसे बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है, यहां पे नोड है, हाँ यहां पे क्या होगा, एंटी नोड, और एंटी नोड होगा तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड किसका, स्टैंडिंग वेव, आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना, ये फार्मूला लगाने की जरूरत थी, खाली यही तो निकालना था, थर्ड ओवरटोन है ना, कितना ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन से लेंथ कितना आती, इतना आती, λ/4 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, l/7। तो l/7 अगर इधर से जाओगे, l/7 पे क्या है, l/7 कितने के बराबर है, λ/4। तो λ/4 मतलब क्या होता है, अगर ये नोड है तो आगे क्या होगा, एंटी नोड, और एंटी नोड पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कितने के बराबर होगा, 2a। 2a कितने के बराबर हो जाए, a के बराबर, बस आंसर हो जाता। तो इसके क्वेश्चन कर ले जाओगे ना, सिंपल है। अब हेडिंग डालिए रेजोनेंस ट्यूब, क्या चीज, रेजोनेंस ट्यूब। हाँ तो स्टैंडिंग वेव बनती, हाँ उसी को बोलते हैं, उसी को रेजोनेंस बोलते, हाँ उसी को रेजोनेंस कंडीशन तभी अचीव करती है जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है, समझ आए। अभी उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ इसी के जस्ट बाद, ठीक है। हेडिंग डालिए रेजोनेंस ट्यूब, यही पढ़ाने जा, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। पढ़ोगे, ऐसे मत पूछो बार बार, नहीं तो आप, मैं भी परेशान होऊंगा, आप भी परेशान। रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। देखो जैसे सोनोमीटर था, सोनोमीटर ने क्या किया था, स्पीड बताई थी किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसने बताई थी, सोनोमीटर। ऐसे ही रेजोनेंस ट्यूब क्या है, टू फाइंड दी, टू फाइंड दी, टू फाइंड दी स्पीड, टू फाइंड दी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक्सपेरिमेंट है, किस काम में आता है ये एक्सपेरिमेंट, साउंड की स्पीड बताने। अब देखिए कैसे, ध्यान से सुनना, एकदम वैसे ही है जैसे आपने वो पढ़ा था सोनोमीटर, बस सोनोमीटर स्ट्रिंग के अंदर बता रहा था, और ये किसका बताएगा, एयर के अंदर साउंड की स्पीड बताएगा। समझ आ रहे हैं, देखो इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर, वाटर भरा हुआ है ना, ये वाटर भरा हुआ। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए, ट्यूनिंग फॉर्क यहां पे, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, नीचे से थोड़ा सा होल करके धीरे धीरे पानी कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी कम कर रहे हैं, इसके अंदर लेवल घटा रहे हैं। लेवल घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा, लेवल घटते घटते जब इसमें साउंड सुनाई देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी से जब इस कॉलम के अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी, तो आवाज सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, आवाज। धीरे धीरे ये लेवल घटा रहे हैं, मान लेते हैं यहां पे वो लेवल था, ये लेवल था जिसपे ये आवाज सुनाई दी, यहां पे ये लेवल था जिसपे आवाज सुनाई दी, तो जिसपे आवाज सुनाई दी तो यहां पे क्या बन गई, आवाज कब सुनाई देती है, जब क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव ना। तो यहां पे ओपन इंड है तो यहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड, और ये क्लोज इंड है तो यहां पे क्या बनेगा, नोड, और यहां पे क्या होगा, एंटी नोड। समझ आ रहा। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितना कहलाएगी, λ/4 का। समझ आ रही ना, अभी पढ़ के आए, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा और पानी घटाते हैं, अभी भी ट्यूनिंग फॉर्क इसके सामने रखा हुआ है,
यहां पे रखा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, ये सामने रखा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क, इसके पास फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेट कर रहा है, पानी फिर कम करना शुरू कर रहे हैं, अभी कम करते जा रहे हैं, आवाज कोई नहीं आ रही, फिर उसके बाद क्या होगा, अचानक फिर आवाज सुनाई देगी, और आवाज जानते हैं कहां पे सुनाई देगी, अगली आवाज यहां पे सुनाई देगी, ठीक है, और यहां पे जब सुनाई देगी अगली आवाज, तो अगली आवाज जब यहां पे सुनाई देगी तो ये इस तरह से हो जाए, समझ आ रहे हैं? अब ये लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, 3 लैम्डा बाई 4 ना, ये L1 है और ये L2, समझ रहे हो ना कैसे आ रही, जैसे अभी पढ़ के आए दोनों। अब देखो अगर L2 माइनस L1 कर दूं, ये प्रैक्टिकली मुझे पता चल गया, L2 माइनस L1 करो, आपको पता है जब 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा लैम्डा बाई 2, क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, अरे 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 घटाओगे तो 2 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 L2 माइनस L1 हो जाए, ये पता हो गया लैम्डा। अच्छा वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी तो इसकी है ना ट्यूनिंग फॉर्क की, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, लैम्डा यहाँ प्रैक्टिकल से निकाल लिए, आपको क्या मिल जाएगी, साउंड की स्पीड मिल जाएगी, बस आंसर हो गया, एकदम वैसे ही है जैसे सोनोमीटर पढ़ा था, ठीक है, वो वायर के लिए था, ये साउंड के लिए। चलो लिख चुके हम हैं, हो गए, ये वाला देखिए उसी प्रैक्टिकल पे है, ओए ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी कितना 800 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन ए कौन से कॉलम, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, द अपर एंड इज ओपन, अपर एंड ओपन ही रहता है एंड लोअर एंड आर क्लोज बाय द वाटर सरफेस, पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, विच कैन बी वेरीड सक्सेसिवली, रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई और ये L3 हो, हमें 2 ही लेंथ की जरूरत थी, इसने 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 लेंथ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितना दी हुई है, एफ की वैल्यू कितना है 800, अच्छा आपका लेमडा का फार्मूला क्या है, 2 L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, L2 और L1 की वैल्यू आपको पता है, ये कितना ले लो 31.25 माइनस कितना ले लो 9.75 इंटू 800, बस आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, चाहे इन दोनों को ले लेते आंसर वही आएगा, अगर इसको L2 लोगे इसको L1 लोगे तब भी आंसर वही आएगा, 344। आपको मैं आइडिया बताऊं, वैसे भी साउंड की स्पीड एयर में क्या होती है 332 कल बताया था अप्रोक्स होती है, तो उसी के आसपास आएगा आंसर, समझ आ रही ना वो, चलो यहां तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला देखो, देखो एक मिनट, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ, पाइप है जिसका बोथ एंड क्या है ओपन है, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है एफ है ना, अच्छा ओपन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होती है V/2L ना, अब कह रहा है इसको डिप कर देते हैं वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, आधी लेंथ किसके अंदर है, आधी लेंथ इसकी किसके अंदर है, इस ट्यूब की आधी लेंथ किसके अंदर है वाटर के अंदर, ये वाटर हो गया ना, आधी ट्यूब की लेंथ वाटर के अंदर और आधी बाहर है, तो आधी बाहर है तो कितना हो जाएगा L/2, L/2 बाहर है,
अच्छा ये कैसा कहलाएगा, ये क्लोज एंड हो गया ना, L/2 से ऊपर वाला क्लोज पाइप हो गया ना, क्लोज पाइप हो गया। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, ठीक है। अगर इसको क्लोज कर देते हैं तो इसकी फंडामेंटल कितना होगी, इसी की फंडामेंटल पूछ रहा है ना, एयर कॉलम मतलब ऊपर वाला, तो ये क्लोज हो गया ना, तो क्लोज के लिए क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला V/4L। अच्छा ट्यूब की लेंथ कितने के बराबर है, वो F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है V/4L। अच्छा L कितने के बराबर है 4L/2 के, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ आधी लेनी है ना। क्या पूछ रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ, ऊपर वाले हिस्से का एयर कॉलम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर V/4L। अच्छा इसकी ट्यूब की अब लेंथ कितना है L/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, V बाई कितना बचेगा 2L, तो फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही अभी भी है, तो कितने के बराबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। हेडिंग डालिए एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, ठीक। एंड करेक्शन क्या होता है, जैसे ये ट्यूब है, ये ओपन ट्यूब है, और ये वाला कौन सा है वन एंड क्लोज ना, वन एंड क्लोज्ड है। यहां पे जहां पे क्लोज्ड एंड होता है वहां पे क्या होता है नोड ना, और यहां पे क्या होता है एंटी नोड, तो ये ऐसे बन जाएगा ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L के बराबर ना। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या V/4L होगी, सॉरी V/4L, और इसकी कितनी होगी V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ना, समझ गया ना। अब एंड करेक्शन क्या होता है, एंड करेक्शन का मतलब ये है कि ये जो एंटी नोड है ना एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं बनता, थोड़ा सा आगे बनता है, और ये लेंथ कितने के बराबर है ई के बराबर, कितने के बराबर होती है ई के बराबर, इसी ई को क्या बोलते हैं एंड करेक्शन, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा आगे बनता है। तो इससे पता चलता है ये जो L है ना ये कितने के बराबर है, यहां तक दूरी की कितना थी L थी, ये L नहीं है बल्कि क्या है L+E। जैसे क्या है ना, ये जो एंटी नोड एकदम कॉर्नर पे नहीं बनता ट्यूब के, थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा बाहर होता है, तो थोड़ा सा बाहर होता है वो लेंथ कितने के बराबर है ई के बराबर, कितने के बराबर ई के बराबर। तो अब ये जो V/4L होता था ना, तो ये L+E हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए एंड थोड़ा सा आगे होता है एंटी नोड, कितने आगे बनता है ई डिस्टेंस आगे बनता है एंटी नोड ना, इधर भी कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा बनेगा ई, और इधर भी कितना ई ना, तो इस वाले में कितना हो जाएगा बताइए 2E, V/2 इंटू L+ ना। अब आपको ये भी जानना जरूरी है ई की वैल्यू कितना होती होगी, या तो क्वेश्चन में दे, अगर हमें निकालना हो तो जानते हैं कैसे निकालेंगे, ई जो होता है वो 0.6 टाइम्स ऑफ आर होता है। आर क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब, आर क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब, इसको कर लीजिए। हो गया, हो गया। एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब, एंड करेक्शन
इन रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर देखिएगा, ये पहला ट्यूब, इसके अंदर क्या भरा था? वाटर भरा हुआ था, ना, और यहां पे बनता है, अच्छा ये कितने के बराबर था? L कितने के बराबर था? L1 कितने के बराबर था? लेमडा बाई 4 के बराबर। अब इंड करेक्शन है, इसमें क्या ऐड होगा? E ऐड होगा ना, E ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस E बराबर हो जाएगा लेमडा बाई 4। समझ पा रहे हो ना? ऐसे ये कितने के बराबर था? ये L2 के बराबर ना, L2 कितने के बराबर था? 3 लेमडा बाई 4 के। अच्छा इसमें क्या ऐड होगा? एंड करेक्शन ना, E ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? L2 प्लस E ना। अब क्या करो, दोनों में से माइनस कर लो। ये पहली, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 करो, है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कितना आएगा? लेमडा बाई 2। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 L2 माइनस L1। और वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है? लेमडा इंटू एफ। अच्छा लेमडा पे कोई फर्क पड़ा एंड करेक्शन का? नहीं पड़ा। तो स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इससे पता चलता है एंड करेक्शन का इफेक्ट किस पे? साउंड की स्पीड पे नहीं होता। एंड करेक्शन का इफेक्ट किस पे होता है? लेंथ पे होता है। रेजोनेंस ट्यूब में साउंड की स्पीड पे एंड करेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये लिख लीजिएगा, रेजोनेंस ट्यूब में, रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन का साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा इसमें एंड करेक्शन की वैल्यू निकालना हो, निकाल सकते हो, वो तो है ही है, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है 0.6 है। अगर जैसे लेमडा आपका आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। L1 तो आपको नोन है ना, कितना है? L1 आप जानते हो, E की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही ना? एक क्वेश्चन इस पे करा दूंगा मैं, है एक एंड करेक्शन, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, द एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन कितना है? 1 सेंटीमीटर। E की वैल्यू दी हुई है। द शॉर्टेस्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट रेजोनेटिंग लेंथ मतलब आप समझ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन है। ये पहली है ना रेजोनेटिंग लेंथ, ये यही तो है शॉर्टेस्ट। ये L1 है, यहीं से तो शुरू होती है, अगली क्या होगी? L2, अगली क्या होगी? L3। तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ यही है ना। ये कितना दी हुई है? 15, और E की वैल्यू कितना दी हुई?
1, तो कितना हो जाएगा टोटल? क्वेश्चन को इस पेज पे सॉल्व करता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा बाई 4। आ गया? देखो लेमडा बाई 4 कितने के बराबर हो गया 16 के। अब आपसे क्या पूछा है शॉर्टेस्ट लेंथ कितने के बराबर 15 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है L2। तो अगर L2 पूछ रहा है तो आप इस पे आ जाइए, इस वाले पे। L2 पूछा है ना। अच्छा लेमडा बाई 4 कितना आया है लेमडा बाई 4 L2 प्लस ई की वैल्यू कितना है 1 और ये कितना है लेमडा बाई 4 कितना है 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। आंसर होगा। कर ले जाओगे? क्वेश्चन लिख लीजिए, ये तो सोल्यूशन है उसका। ये क्या है सोल्यूशन है। क्वेश्चन ये लिख लीजिए कितना आ जाएगा 47। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए बीट। क्या चीज बीट? बीट जानते हो ना बीट क्या होती है? मूवियों में या सॉन्ग में है कि नहीं, सुने होगे। तो बीट जो होती है ये दो वेव्स के मिलने पे बनती है। दो वेव्स के मिलने पे बनती है और दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ना वो बहुत माइनर सा हो, बहुत हल्का सा हो। और मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है दो वेव्स के फ्रीक्वेंसी का वो F2 माइनस F1 जो है वो 10 से 10 हर्ट्ज से छोटा होना चाहिए, तभी बीट बनेगी। बीट के लिए कंडीशन क्या है? जो दो वेव्स बीट बना रही है ना उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है 10 हर्ट्ज से क्या हो कम हो। 10 हर्ट्ज से क्या हो कम। रीजन क्या है? जितना दो वेव्स के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उतनी ही बीट सुनाई देती है। जो दो वेव्स मिल रही है ना, जो दो वेव्स मिल रही हैं आपस में, उनके जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, उनके जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर मान लेते हैं 5 है तो 1 सेकंड में 5 बीट सुनाई देगी। 1 सेकंड में कितना बीट सुनाई देगी 5। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 है तो 1 सेकंड में कितना सुनाई देगी 10। लेकिन 1 सेकंड में अगर 10 से ज्यादा बीट सुनाई देगी ना तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि बीट सुनाई दे रही। तो इसलिए बीट की रेंज कहां तक ली जाती है 10 हर्ट्ज तक। समझ है? इसमें एक चीज आप समझिए, ये दो साउंड सोर्स है, इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहें तो आप मैं बता दूं, कोई बहुत जरूरी नहीं। ठीक है, ये दो साउंड सोर्स है। ठीक है, ये दो साउंड सोर्स हैं जो बज रहे हैं। एक S1 है और एक क्या है S2 है। यहां पे एक कोई आदमी है, यहां पे ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर सुन रहा है। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है F1 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है F2। अगर आपको नंबर ऑफ बीट चाहिए, कितना सुनाई दे रही है पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ बीट जो सुनाई देगी, नंबर ऑफ बीट जो सुनाई देगी वो पर सेकंड कितना सुनाई देगी F2 माइनस F1 सुनाई देगी ना। ये लाउड साउंड होता है। क्या होता है? लाउड साउंड मतलब उसको 10 बार लाउड साउंड सुनाई देगा। ऐसे तेज सुनाई देगा, फिर क्या हो जाएगा स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। ऐसा कितनी बार होगा? अगर इसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 है तो कितनी बार होगा 10 बार होगा। अगर 5 है तो 5 बार होगा। अगर 4 है तो 4 बार होगा हर सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। ये पहली बात होगी। दूसरा क्या होता है, एक चीज ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड में 5 बीट सुनाई दे रही। कितना? 5। तो कितने कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? तो ये वाला जानते हैं, अगर आपको टाइम इंटरवल पता करना है किसका? बीट का।
टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इंटरवल ऑफ बीट अगर आपको पता करना है तो ये जो होगा 1 डिवाइड बाई F2 माइनस F1, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बीट। नहीं समझ आया? 1 सेकंड में 5 सुनाई देगी, तो जानते हैं कब कब, तो अच्छा मान लेते हैं 5 क्या है, F2 माइनस F1 है ना, F2 माइनस F1 कितने के बराबर, 5 के बराबर है, तो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। 1 डिवाइड बाई 5 सेकंड के बाद वो बीट लाउड साउंड सुनाई देगा। 1 बाई 5, 2 बाई 5, फिर 3 बाई 5, फिर 4 बाई 5, फिर 5 बाई 5 समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना ये बात। तो ये क्या चीज है, बीट का टाइम इंटरवल, और ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बीट बनती है, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट, मिसाल के तौर पे बीट फ्रीक्वेंसी आई 2, डिफरेंस कितना आया 2, तो 2 बीट सुनाई देगी हर सेकेंड। तो ये बीट ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे 2 बीट सुनाई देगी, और इसके बीच में ये ऐसे ना, तो एक बार यहां लाउड, एक बार यहां लाउड, 2 लाउड सुनाई देगा ना, एक लाउड यहां पे सुनाई देगा और एक लाउड यहां पे सुनाई देगा, बाकी धीरे धीरे आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रहे ना, इक्वल इंटरवल पे सुनाई देगा ना। ये दोनों बातें क्लियर है, कर लीजिए इसको। बीट कब बनती है, जब 2 वेव्स मिलती हैं और उनके बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम। ऐसा नहीं है कि 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो नहीं बनेगी, बीट बनेगी लेकिन हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। एक छोटे से क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझने के लिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसकी F2 की वैल्यू है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये मान लेते हैं 205 हर्ट्ज है एक साउंड सोर्स की, और दूसरे की कितना है 200 हर्ट्ज ना, तो कितना बीट पर सेकंड सुनाई देगा, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 205 माइनस 200, कितना सुनाई देगा 5 बीट पर सेकंड, 5 बीट पर सेकंड सुनाई देगी। समझ आ रहे? और अगर टाइम इंटरवल जानना है तो कब कब सुनाई देगा, 1/5, 1/5, और फिर उसके बाद अगला कब सुनाई देगा 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5। ये 5 लाउड सुनाई देगा। कितना सुनाई देगा, 5 लाउड। जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतना लाउड सुनाई देगा। क्लियर रहेगा? अच्छा, 2 वेव में बड़ा आसान है, अगर 3 साउंड वेव मिल गई तब बीट बनेगा कि नहीं, तब भी बीट बन सकती है। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। है अब कितने बीट बनेगी, कितना, नहीं, नंबर ऑफ बीट पूछ रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट पर सेकंड कितना बनेगा। तो पहले इन दोनों को लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा 200, कितना है 202 माइनस कितना है 200, कितना आएगी 2 बीट पर सेकंड ना। 2 बीट पर सेकंड अगर सुनाई देगी तो कब कब सुनाई देगी, एक 1/2 सेकंड पे ना, और एक कब सुनाई देगी 2/2 पे ना। अब इन दोनों को लीजिए, इस बार कितना आएगी बीट 206 माइनस 202, कितना आएगी 4 बीट पर सेकंड। कब कब सुनाई देगी 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ना।
अब जानते हैं कौन सा लीजिए, पहला और आखिरी लीजिए, पहला और आखिरी। इस बार कितना है, 206 माइनस 200 ना, कितना आएगा, 6 बीट पर सेकेंड। तो कितना कितना कब कब सुनाई देगा, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6, 5/6 और 6/6 ना। अब देखो एक चीज ये देखना है, एक बात बताना थोड़ा सा, ये 2/2 मतलब कब है, 1 सेकेंड पे, और ये भी कब है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर, ये भी 1 सेकेंड पर, और ये भी 1 सेकेंड पर। अच्छा ये तीनों साउंड एक ही सेकेंड पे सुनाई दे रहे हैं ना, एक ही टाइम, तो सुनाई तो एक ही देगा, तो दो को क्या कर दो, हटा दो, जो एक रख लो। अगर तीनों एक ही टाइम पे बज रहे हैं, मतलब तीनों लाउड एक ही टाइम पे है ना, तो एक ही तो सुनाई देगा, तीन तो नहीं सुनाई देगा ना, तो तीन की जगह पे दो हटा देंगे, एक रखेंगे। अच्छा और कोई कॉमन दिख रहा है, हाफ, यहां पे कितना है, हाफ, और ये कितना है, हाफ ना, ये हाफ है, हाफ सेकंड पे, हाफ सेकंड पर, और ये हाफ सेकंड पे, ये तीन हाफ सेकंड पे सुनाई देंगे। सुनाई कितना देगा, एक, तो ये दोनों को क्या कर दो, हटा दो। और कोई कॉमन नहीं है, तो अब कितना बीट सुनाई देगी, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 8 बीट पर सेकेंड। इस तरह से निकालेंगे, निकाल ले जाओगे ना। एक आध क्वेश्चन इसका होमवर्क के लिए दें कि रहने दें, एक करा दें, टाइम लग जाए, ट्यूनिंग फॉर्क। चलो एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, लिख लिए हो ना, होमवर्क के लिए दें एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन कर लेना, 300, 301 और 305। अब बीट फ्रीक्वेंसी बताना, 300, 301, 305, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर अभी कर सकते हो तो अभी बताओ, 8 ना, सबका आ रहा है 8, ठीक है, 8 ही आएगी, हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन, आखिरी है, जिसमें 3 है, लास्ट वैरायटी है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉग के ऊपर। सीधा क्वेश्चन से मैं कराता हूं, ठीक है, तरीका मैं दोनों क्वेश्चन से सिखा दूंगा आपको कैसे करना होता है। देखिएगा, 2 साउंड वेव्स विथ वेवलेंथ इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ईच प्रोपेगेट इन ए गैस विथ वेलोसिटी 330 मीटर पर। अच्छा दोनों की साउंड वेव सेम है, साउंड वेव की स्पीड क्या है, सेम है, वेवलेंथ अलग अलग है। नहीं समझ पाए, 2 साउंड वेव्स, 2 साउंड वेव है जिनकी स्पीड कितना है, 330 330, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग है। तो कह रहा है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2 माइनस F1, यही होता है ना, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी यही होती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा F, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई लेमडा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, V बाई लेमडा, V2 बाई लेमडा 2, V तो कॉमन है ना, लेमडा 2 माइनस V बाई लेमडा 1। V की वैल्यू कितना है, हाँ 6 आ रहा है, सही है, 330 डिवाइड बाई लेमडा 2 कितना है, 5.5, 330, 330, लेमडा 1 कितना है, 5, कितना आएगा, 6 है। आ रहा है ना आंसर। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट, हो गया ना। चलो
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वन। डरना मत, बहुत हल्का क्वेश्चन है। टू वेव्स ना, दो वेव्स हैं, एक ये है y1 और एक है ये y2। एन ऑब्जर्व लोकेटेड नियर दीज टू सोर्सेस ऑफ साउंड हियर। बीट पहले पूछा है, कितनी बीट सुनाई देगी ना। तो सबसे पहले बीट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये क्या है? ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 कितना है? 600 पाई ना। अच्छा, ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 पाई। पाई से पाई कैंसिल, f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। आ गया पहला। दूसरा ये क्या है? ओमेगा 2। ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना है? 608। 4 हट जा रहा है। हाँ चलो, एक तो इन दोनों में से सही होगा। फिर उसके बाद क्या पूछा है? इंटेंसिटी का रेशियो। अभी मैं बता रहा हूं, ये पहले कर दूं। 2 पाई f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 608 है ना, तो f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 304। तो f2 माइनस f1 कितना हो जाएगा? f2 माइनस f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, इन दोनों में से सही होगा, ये दोनों क्या हो गए? गलत। अब देखो, इंटेंसिटी का रेशियो अगर आपको याद हो, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम है। ठीक है, क्या कह रहा है? इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन वैक्सिंग एंड वेनिंग। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो है। इसका रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम। तो आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम, ये पढ़ा चुका हूं मैं। आई मिन का फार्मूला होता है, बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और ये कितने के बराबर होता है? आई मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना है? 4। और A2 कितना है? 5। 5 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। और 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो। समझ आ रहे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ इस टॉपिक से, इंटरफेरेंस मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि मैंने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा दिया था। समझ आ रहे? और इंटेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे करा दिए थे, तो अब जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पे। ठीक है, वहीं से पढ़ लीजिएगा, इनफ है। ठीक, वहीं पे मैंने पढ़ा दिया था सारी चीज। हो गया। ये लास्ट वैरायटी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उस लास्ट वैरायटी, ये होमवर्क है आपको, फोटो खींच लीजिए जल्दी से, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड आप निकालते हो, पर मिनट पूछा है। पहले पर सेकंड निकाल लेना, पर सेकंड निकालने के बाद 60 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये चीज ध्यान रखना, होमवर्क है। ठीक है, पहले ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया हुआ है? हाँ सही है। बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 3 आएगी और 60 से मल्टीप्लाई 180, यही वाला आएगा आंसर, चेक कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए दिया ताकि आपको ये पता चल जाए पर सेकंड हमेशा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर, वो भी ऑप्शन देखिए 3 है, जैसे आएगा आप खुश हो जाओगे, पर मिनट पूछा हुआ है, तो ये गलती होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए हमने बता दी। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा और इसी से सीखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक मैं बताऊंगा, इसमें अक्सर आपसे गलती होने के चांस होते हैं। 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, सुनिएगा मेरी बात। ए ट्यूनिंग फॉर्क ए
ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज साउंडेड विथ फॉर्क बी ना, ये वाला कौन है, ए है ना, और ये वाला कौन है, बी है ना, ए बी हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, ठीक है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज 5, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड कितना है अभी है, 5 बीट पर सेकेंड। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बाई पुटिंग सम वैक्स। एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ए वाले पे वैक्सिंग कर दिया, वैक्स कर दिया, वैक्स करने से ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब मोटा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। दो काम हो सकता है, एक क्या हो सकता है, इस पे वैक्स करना, और एक क्या हो सकता है, इस पे फाइलिंग करना। फाइलिंग मतलब क्या होता है, घिसना। तो मास क्या हो जाएगा इसका, कम। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वैक्स पुट करना और एक फाइलिंग करना। तो दो केस बनते हैं। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, वैक्स पुट करना ना, फाइलिंग वाला अभी बाद में करना। वैक्स पुट कर रहे हैं तो वैक्स पुट करने से इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसे सोचिए, अगर कोई है उसको मोटा बना दो तो वो उतना उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रह जाएगी, समझ। तो अगर मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इसको करने का तरीका, फ्रीक्वेंसी घट के अब कह रहा है द नंबर ऑफ बीट अब कितना हो गई, 5 से कितना हो गई। जब इस पे वैक्स नहीं था तब बीट फ्रीक्वेंसी कितना थी, 5 थी। अब इस पे वैक्स चढ़ा दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गई, 8 बीट पर सेकेंड ना। अब देखना सॉल्व कैसे करेंगे। 1 मिनट ध्यान से सुनना, एक बार खाली कंसंट्रेट होके सुन लेना, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहां पे लिखिए एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स ना। एक्स के बजाय ये वाली फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 5, पहली वाली हमेशा लिखी जाएगी, बाद वाली नहीं। अब देखो, सबसे पहले एक बार एफ ए माइनस एफ बी लिखा, और एक बार क्या लिखिए, एफ बी माइनस एफ ए, और अभी भी क्या लिखिए, 5। ध्यान से सुनना मेरी बात। मास पुट करने के बाद ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, घट गई ना। तो फ्रीक्वेंसी ए की घटी, और इसमें भी ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, घटी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बढ़िया से समझना। एफ बी की वैल्यू फिक्स्ड है, एफ बी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। अगर एफ ए की वैल्यू घट गई, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर एफ बी की वैल्यू फिक्स्ड है, एफ ए की वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो नेट वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम। ये तो बढ़ा बता रहा है, समझ आ रहे। अगला देखो, एफ बी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड, और एफ ए की वैल्यू क्या की है, कम हुई है। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, 5 से बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, बस आंसर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू कितना है, 5। अच्छा, एफ ए कितना है, 200, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200 इक्वल टू 5, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 205। बस आंसर यही वाला। समझ गए ना कैसे करते हैं, आसान है कि नहीं। आप क्या करोगे, एफ ए माइनस एफ बी लिखोगे और एफ बी माइनस एफ ए। अब देखोगे वैक्सिंग की हुई है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी ए की, अगर वैक्स पुट हुआ। अगर यही क्या होता, फाइलिंग होता, तो क्या होता, इंक्रीज कर। फिर देखेंगे जस्टिफाई कौन सा हो रहा है ना। इसको जल्दी से करिए, और फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी पे। अब एक काम करो ना, सेम क्वेश्चन यहां पे एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन देखो एक बार फिर हम करते हैं। यहां पे 3 कर दो, 8 की जगह पे, 8 की जगह पे क्या कर दो, 3। देखो 1 मिनट सुन लो, 8 की जगह पे कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो 5 से बीट
पर सेकंड क्या हो रही है, घट रही है। अब देखिए क्या करोगे, वही वैक्सिंग वाला है, वैक्स पुट कर रहे हैं ना, वैक्स पुट कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, क्या लिखोगे, एफ ए माइनस एफ बी, और कौन सा लिखोगे, 5 लिख लिया। और एक बार क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू कितना, 5 लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वैक्स पुट करने से डिक्रीज हुई, तो इस पे क्या कर दो, डिक्रीज, और इस पे क्या कर दो, डिक्रीज। अब आप देखिए एफ बी की वैल्यू फिक्स्ड है, एफ बी की वैल्यू फिक्स्ड है, एफ ए की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। तो एफ ए की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो ये नेट वैल्यू क्या कर जाएगी, 5 से कम। तो इसका मतलब ये वाला सही है इस बार, तो इस बार इससे सॉल्व होगा। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। एफ ए की वैल्यू कितना है, 200, 200 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 5। तो एफ बी को उधर लेके चले जाओ, एफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 195। समझ गए ना, एकदम आसान होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। बस एक दो को प्रैक्टिस करा देता हूं। ये कौन सी है जिसपे वैक्स पुट हुआ, एक कौन सा कर लेते हैं, फाइलिंग वाला, ठीक है, ठीक, एक फाइलिंग वाला कर लेते हैं। आप खुद मुझे बताइएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 341 हर्ट्ज है, 341 हर्ट्ज, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है ना, पहले इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितना थी, मान लेते हैं 6 बीट पर सेकेंड थी। अब कितना हो गई, घट के, इसको क्या कर दिया, इसको क्या किया हमने, फाइलिंग, फाइलिंग कर दिया इस पे, बी को फाइलिंग किया, बी को फाइलिंग किया, तो बी को फाइलिंग किया तो ये बीट पर सेकंड कितना हो गई, 2 बीट पर सेकंड हो गई ना। अब क्या करोगे आप, फाइलिंग किसको कर रहे हो, बी को, तो क्या लिखोगे, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, कितना पहले है, 6, और क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए कितना लिखोगे, 6। अब देखो अगर फाइलिंग कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बी की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, दोनों केस में बढ़ा दो। इस बार किसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ए की। अच्छा ए की वैल्यू फिक्स्ड है, ए बड़ा है, अगर एफ बी बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम, और इसमें कम हुआ है। अगर यहां पे 8 लिखा होता, एक मिनट देख लीजिए, अगर यहां पे 8 लिखा होता तब ये वाला सही होता, समझ आए। इस बार कौन सा सही है, ये बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है ना, तो अगर एफ बी बढ़ेगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, घटेगा, तो ये वाला सही होगा। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। एफ ए की वैल्यू कितना है, 341 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 6, एफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 341 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 335। कर ले जाओगे, ठीक है, बस बस हो गया। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियर है, वायर पे, ठीक है, इसका किसके साथ, वायर के साथ, ये कौन सी वेव बना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी रखता है, वायर भी क्या रखता है, अगर फिक्स्ड एंड है उसके पास भी फ्रीक्वेंसी हो, उस पर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, बस 2 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया ए, और ये हो गया एक वायर, इधर कर देते हैं, ये हो गया ए, और ये हो गया एक वायर, ठीक है, ये हो गया, इसका नाम बी है, बी, और ये ए, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 540 हर्ट्ज, ठीक। अब कह रहा है इसका टेंशन मैं इंक्रीज कर देता हूं, टेंशन इंक्रीजेस,
टेंशन अगर इंक्रीज करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, पहले कितना थी 4 बीट पर सेकेंड, अब कितना हो जाती है 2 बीट पर सेकेंड ना। तो आपको पता है टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेंशन के ना, वायर के अंदर। तो टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो चलो एफ ए माइनस एफ बी लिखो, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू कितना 4 ना, और यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू कितना लिखोगे 4। अच्छा टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ी है, तो एफ बी बढ़ी है तो ऐसे कर लोगे, बढ़ी है, एफ बी बढ़ी है। अच्छा कौन सा जस्टिफाई हो रहा है, एफ ए तो फिक्स है, एफ बी अगर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो पहले वाला सही है। तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4। एफ ए की वैल्यू कितना है 540 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4, तो एफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 माइनस 4 कितना हो जाएगा 536। अब मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आपसे, किसी भी तरह का रहे, बस यही बात याद रखना है कौन सा जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मुस्कुराते हुए करके जाइए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक बात बताइए, ये 4 बीट फ्रीक्वेंसी है, ये कितना घट रही है या तो बढ़ रही है, ये क्वेश्चन देखा है। अगर सेम रह जाए तब, जैसे अभी तक हमने क्या देखा, या तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, या तो ये क्या हो जा रही है, घट जाए। अगर सेम रह जाए तब, हाँ मतलब चेंज करेंगे, वैक्सिंग करें या जो भी करें, रह जाए क्या सेम, तो एक क्वेश्चन उसका कर देते हैं। अगर सेम रह जाता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, नहीं अगर सेम रह जाता है ना तो एक नोन है दूसरा अननोन है, तो आपका जो सेम रह जा रहा है ना तो नोन वाले में उतना ऐड कर दीजिए बस। जैसे ये 504 है, ये कितना है 504 है, इसका टेंशन चेंज किया तब भी किसी वजह से, पहले कितना था 4, अभी भी कितना है 4 है, तो आप जानते हैं कितना हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी 504 प्लस 4 508, बस सिंपल सा। तो इसी पे ये क्वेश्चन है, इसको लिख लोगे, लिख चुके, ये देखो यही है, जवाब दे दीजिए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइएगा। ए ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज पेयर प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड, पहले कितना बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है 4, ऑन द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी कितना 288 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फॉर्क, अननोन फॉर्क एक क्या है नोन, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 288 हर्ट्ज, ये ए है, और दूसरा कौन है अननोन वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। अब कह रहा है इस पे वैक्स पुट करते हैं तब भी कितना आ रहा है 4 बीट पर सेकंड पहले था, अभी भी कितना आ रहा है 4 बीट पर सेकंड आ रहा है, अभी वही आ रहा है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितना होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी 288 में कितना ऐड कर दोगे, 288 में कितना ऐड कर दोगे 4, तो कितना हो जाएगा 288 प्लस 4 कितना हो जाएगा 290। कुछ करना नहीं है, अगर सेम रह जाए तो आपने घटा है नहीं, माइनस नहीं करना, प्लस कर दें, समझ गए ना।